अध्यक्ष रहे श्रीमान प्रमोद जी, हमारे बीच में बैठे हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और आगरा या फिरोजाबाद जिले का जो प्रभार देख रहे हैं, चुनाव का संचालन कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान भारद्वाज जी, हमारे मध्य बैठे हमारे फिरोजाबाद जिले के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान उदय प्रताप जी, रोज दिन में बात होती है 4 बार। हमारी लोकसभा के संयोजक मैडम भी आ रही है हमारे बीच में, हमारे एक बहुत शानदार और जानदार नेता श्रीमान मनीष ससीजा जी हम लोगों के बीच में हैं। और मैं कहता हूं कि यदि मनीष ससीजा जैसे विधायक 50-40 भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी हिंदुस्तान में स्तुति हो रही है। हमारे बीच में पधारे इस क्षेत्र के लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके अपने, जिनका पीढ़ियों से पारिवारिक आप लोगों से संबंध रहा है, ये खानदानी राजनीतिक है, ये तीसरी पीढ़ी है इनकी जो राजनीति में आप लोगों की सेवा करने के लिए आई है। बहनों और भाइयों, आज आप लोगों के बीच में बैठने का मुझे अवसर मिला है। पिछले लगभग 45 साल से मैं आगरा के जाटव समाज के बीच में काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद। मैंने इस समाज के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के समर्थन को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मुझे मालूम है 89 के अंदर हमारे यहाँ से एक कृष्ण गोपाल जी विधायक हुआ करते थे पश्चिमी क्षेत्र से, आज से 40, 41, 45 साल पहले। उसके बाद डॉक्टर रामबाबू हरित लगातार हमारे यहाँ 3 बार विधायक रहे, आगरा के डिप्टी मेयर रहे, उसके बाद में सरकार के अंदर मंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद लगातार हमारी बहन बेबी रानी मौर्य जी को रोटी बना रही थी। मैं गया था, मेरे साथ 2-3 और जान पहचान वाले, क्योंकि उनके परिवार में उनके पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता होते थे। तो एक आध आदमी को बीच में डाल के कही, भाई आगरा की सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए हो गई है, तो प्रत्याशी ढूंढा गया, भाई किसको बनाया जाए, किसको यहाँ से मेयर की टिकट दी जाए। तो राम सिंह जी के कुछ मित्र होते थे जो भारतीय जनता पार्टी में जूते का ही काम करते थे, हमारे राजकुमार सामा बहुत बड़े नेता रहे। उन्होंने कहा राजकुमार जी सामा ने हो गए, वैसे उनके साथ में बातचीत करके बहन बेबी रानी मौर्य को आगरा का मेयर बनाया। इसके बाद भी पार्टी ने सोचा कि शायद ये आबादी मेरे यहाँ 3-4 लाख है जाटव समाज की, और लगा था कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने यही नहीं रुकी। हमारे यहाँ एक डॉक्टर MBBS है, डॉक्टर धर्मेश जी। डॉक्टर धर्मेश जी को MLA की टिकट थी, वो MLA भी बने और बाद में इसी सरकार के अंदर मंत्री भी बने। आगरा के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर पार्षदों में तमाम तादाद में हमारे पार्षद सिर्फ जाटव समाज के हैं। मैं ये सब बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, और निर्माण करते हुए जब संविधान निर्मात्री जो संस्था थी उसके अंदर बहस होती थी, उस बहस में ये बात होके आई थी, कोई बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये प्रस्ताव रखा कि हिंदुस्तान के हर आम और शान लोगों को, हर गरीब को, हर अमीर को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सबके वोट की एक कीमत है। लेकिन आपको मालूम है, अच्छा काम भी करो तो हर जगह उपद्रव पैदा करने वाले लोग मौजूद होते हैं।
कुछ लोगों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब ये आपके समाज के लोग हैं या जिन लोगों की आप बात करते हो हर आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ये गरीब समाज के लोग हैं, इनको लोग शराब से खरीद लेंगे, इनको पैसे से खरीद लेंगे। बाबा साहब ने कहा इनको तरह तरह के प्रलोभन और लालच देके इनके वोटों को खरीदा जाएगा। असली लोकतंत्र जो हिंदुस्तान में आप बनाना चाहते हैं वो लोकतंत्र बनेगा नहीं। कई दिनों तक इस बात के ऊपर बहस चलती रही कि आम आदमी को वोट का अधिकार मिले न मिले। बहन और भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर साहब अपनी जगह पर अड़े रहे और उन्होंने उन विरोधियों को, जो आम लोगों को, गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से परेशान थे, उनको जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज, हो सकता है मेरा समाज गरीब हो सकता है मेरा समाज बिना पढ़ा लिखा हो सकता है मेरे समाज के अंदर समझ कम हो, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं संविधान सभा के लोगों, क्या एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार गलती करेंगे, लेकिन अंत में ये समाज उन लोगों को वोट देगा जो उनके हित में काम करेंगे। बहन और भाइयों, आप डॉक्टर अंबेडकर साहब स्वर्ग में होंगे और यदि कोई हमारे पास ऐसा जादू होता या समझ पाते तो आज बाबा साहब की आत्मा खुश होगी वहां देख के। वो कहते होंगे कि मेरी रिपब्लिकन फेडरेशन या मेरी रिपब्लिकन पार्टी के लोग मेरे मिशन को पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद में कई लोगों ने बाबा साहब के मिशन को लेके आंदोलन चलाए और बाबा साहब का नाम लेके जो कुछ काम किया वो आपसे छुपा नहीं है। अपने परिवार का भला किया, गरीब लोगों के हितों तक जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंची। आज मैं इस सभा में बैठे हुए अपने मित्रों को, अपने समाज के लोगों को मैं देखता हूं तो मेरा मन अंदर से दुखी है। एक ताकतवर हिंदुस्तान, एक जातिहीन समाज की रचना जो डॉक्टर अंबेडकर करना चाहते थे, वो सपना उनका भी पूरा नहीं हुआ है। एक ऐसे नौजवान, एक ऐसी पीढ़ी जो ताकतवर हो, जो हिंदुस्तान को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने का काम करे, वो पीढ़ी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब भारत माता के वो सपूत रहे जिनके बारे में मैं कहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, कहीं जाकर के होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात है, वाह वाह। भारत माता की कोख से एक ऐसा सपूत पैदा हुआ, ये माना है, ये सर्टिफाइड किया है कि डॉक्टर अंबेडकर इस शताब्दी के अंदर जो दुनिया के अंदर 10 बुद्धिमान लोग हुए उनमें सबसे एक नंबर यदि किसी का है वो डॉक्टर अंबेडकर का है। अब दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की औलादों, दुनिया के सबसे प्रखर नेता की औलादों, उनके समर्थकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा जो है मोदी के अंदर आ गई है। यार इस मोदी के अंदर आ गई है। ये गरीब घर का बेटा है, इसके पिताजी चाय बेचते थे, इसके पैर में जो बेवाई पड़ी हुई है, ये उस बेवाई के दर्द को जानता है। आज से पहले कांग्रेस की सरकार हुई, तमाम और पार्टियों की सरकारें हुई, बसपा की हुई, सपा की हुई, क्या वो गरीबों की चिंता नहीं कर सकते थे जो आज मोदी कर रहा है? आज मोदी की कितनी योजना है, हर योजना उसकी गरीब के तरफ झुकी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर बैठ के बाद सोचते होंगे कि एक पहला कोई हिंदुस्तान के अंदर एक गरीब और पिछड़ी माँ के कोख से पैदा होकर आने वाले व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान के दलित और गरीब जिसके पैर की बेवाई पड़ी हुई है उसको भरने का काम और वो संकल्प लिया है, तो उस देश के अंदर नरेंद्र मोदी में लिया है। बहनों भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर जी से जब कभी 56 के अंदर आगरा आए थे, मेरे यहाँ पर, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब 56 के अंदर आगरा आए थे। आगरा में उनका बहुत असर था। नागपुर के बाद यदि सर्वाधिक असर कहीं पर था बाबा साहब का तो वो आगरा के अंदर था। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब से कई इंटरव्यू में पत्रकारों ने पूछा था कि बाबा साहब आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। यद्यपि मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबा साहब इस बात से बहुत दुखी थे कि जो आंदोलन उन्होंने चलाया, जो विचारधारा उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए दी, जो विचारधारा उन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए दी, उनकी बात को समझा नहीं गया, माना नहीं गया। आज देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान की समस्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 46 के अंदर जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिख के कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी गलती मत करो, ये पहले तो देश बंटना नहीं चाहिए, यदि बंटना जरूरी है तो ये तय कर लो यहाँ के सबरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान के सबरे हिंदुओं को हिंदुस्तान में बुला लो।
बहन और भाइयों, कल्पना करो, आज 75 वर्ष हो गए, देश के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। जब देश के अंदर दंगा होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा परेशान गरीब आदमी होता है। बाबा साहब की बात को अनसुना कर दिया कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू सरकार ने। दूसरी उनको जो उन्होंने सुझाव दिया था, उन्होंने नेहरू को सन 4645 के अंदर कहा था कि नेहरू जी ये ध्यान रखो, जो आपके बॉर्डर के ऊपर जो तिब्बत है, इसके ऊपर चीन आक्रमण करना चाहता है, इसको हड़पना चाहता है। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि इस चीन तिब्बत को हड़प ना पाए, इसकी योजना पर काम करो। नेहरू ने उनकी बात को समझा नहीं, सोचा नहीं। हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, यहाँ बैठे हुए मेरे मित्रों, आज बाबा साहब की सलाह को अनसुना करने वाले लोग, आज जो देश भोग रहा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बाबा साहब के उन दो बातों को यदि कांग्रेस सरकार स्वीकार कर लेती तो चीन का भी डर यहाँ पर खत्म हो जाता और हिंदू मुस्लिम की समस्या आगे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देती। डॉक्टर साहब से एक बात और पूछा पत्रकारों ने, उन्होंने ये कहा कि ये बताओ बाबा साहब, आप और क्या संदेश देना चाहते हैं हम समाज को? आपका गरीब समाज अखबार तो पढ़ता नहीं है, टेलीविजन था नहीं, कैसे आपकी बात वहां तक पहुंचेगी? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि मेरा सपना है, मैं अपने लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो आदमी तुम्हारी सेवा करता है, वोट के द्वारा आप उसकी मदद कर देना तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा इस्तकबाल हमेशा सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। और मैं जिसने इस हिंदुस्तान के लिए, मैं डॉक्टर अंबेडकर के 2-3 स्वरूप के बारे में जानता हूं। एक वो अंबेडकर थे जो सामाजिक नेता थे, जो दलितों की दयनीय अवस्था के कारण बहुत पीड़ित एक ऐसा हिंदू था जो गुस्से में था, और उसी गुस्से के कारण उन्होंने, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग करके बुद्ध धर्म को अपनाया था। एक वो अम्बेडकर जी थे जो भारत सरकार के अंदर मंत्री थे। वो मंत्री होकर उन्होंने चारों ऊपर से जब निगाह डाली तब उन्होंने कहा, यार ये मैं अपने समाज के लिए लड़ता ही लड़ता हूँ, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान की हालत सबसे गरीब है, वो दुनिया के तमाम मुल्कों में जाते थे, वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के निवासियों को, वहाँ के लोगों को देखते थे, उनके मन के अंदर एक कसक थी, क्या मेरा देश अमेरिका जैसा नहीं बन सकता? क्या मेरी जनता इंग्लैंड जैसी नहीं बन सकती? बहनों और भाइयों, वो दर्द लेके चले गए। इस नालायक कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को 2 बार महाराष्ट्र और बंगाल से चुनाव के अंदर हरा दिया। ऐसे बड़े आदमी को भी इन्होंने पार्लियामेंट में आने से वंचित कर दिया। मैं आपको फिर सचेत करने आया हूँ। तमाम आपके अंदर भैरव घूम रहे हैं, आपने सही फैसला नहीं किया तो आप समझ लेना अब तक आपने भोगा है। आपने सपा के हर आदमी को देखा है, आपने सपा के हर नेता को देखा है, मुख्यमंत्री को देखा है, आपने बसपा के सब नेताओं को और मुख्यमंत्रियों को देखा है। लेकिन आज जो मोदी सरकार के अंदर आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए आज जो काम हो रहा है, यदि आपकी आत्मा अंदर से कहे कहाँ मोदी बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम कर रहा है, तो विश्वदीप जी को वोट दे देना, नहीं तो हरीफ शायद जैसा तुम चाहोगे वैसा। भगवान बुद्ध ऊपर से देख रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर साहब ऊपर से देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहना बैठी है, मैं उनका आभार प्रदर्शन